नमस्ते बच्चों। हमने कक्षा 8वीं नागरिक शास्त्र का तीसरा पाठ शुरू किया था, केंद्रीय कार्यकारी मंडल। इसमें हमने संघ शासन की संरचना, राष्ट्रपति, उसका चुनाव तथा उसके अधिकार और कार्य, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्य, इन मुद्दों पर चर्चा की है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मंत्रिमंडल के कार्य। आपको पता है कि सार्वत्रिक चुनाव में यानी लोकसभा के चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री अपने अन्य सहयोगी सदस्यों को साथ में लेकर मंत्रिमंडल की निर्मित करता है। उनमें विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रिमंडल का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य होता है कानून बनाना। कानून की निर्मित का कार्य मंत्रिमंडल करता है। कानून का प्रारूप तैयार करके उस पर चर्चा की जाती है और वह जो कानून का प्रारूप है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में उस पर चर्चा होती है और बाद में संसद में वो बहुमत से पारित होता है, अर्थात मान्य होता है। फिर राष्ट्रपति की अनुमति से, उनके हस्ताक्षर से उस प्रारूप का कानून में रूपांतर होता है, यानी उस विधेयक का कानून में रूपांतर होता है। इस तरह से कानून निर्मित के कार्य में मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसमें अन्य सदस्य भी संसद के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है कि शिक्षा विभाग होगा, कृषि विभाग है, उद्योग, स्वास्थ्य और विदेश नीति अर्थात विदेशों के साथ हम जो व्यवहार करते हैं ऐसे विषयों पर कुछ नीतियाँ निर्धारित करनी पड़ती है मंत्रिमंडल को। और ये जो निर्धारित की हुई नीतियाँ हैं उसके संबंध में सबसे पहले मंत्रिमंडल को संसद के अन्य सदस्यों को विश्वास में लेना पड़ता है और फिर बाद में मंत्रिमंडल के मंत्री अपने विभाग की जो नीति है वह संसद में प्रस्तुत करके उसको मंजूरी पाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बजट देखा होगा, सुना होगा, बजट की निर्मित कैसी होती है वह आपने संसद के अधिवेशन द्वारा देखा होगा। तो इसी तरह से ये प्रत्येक विभाग अपनी नीतियाँ संसद में मान्य करवा लेता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिमंडल की यह मुख्य जिम्मेदारी होती है कि जो भी नीतियाँ, जो भी कानून मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए हैं उन कानूनों को लागू करने का महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल का होता है। संसद ने जिन जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनके कार्यरत करने की जिम्मेदारी संसद की अर्थात प्रत्यक्ष रूप से मंत्रिमंडल की होती है। इस तरह से हमने संक्षेप में मंत्रिमंडल के कार्यों की जानकारी ली है। विस्तृत जानकारी आपको आप अगले कक्षा में जाओगे तब आपको पढ़ाई में है ही। अब हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल पर संसद किस तरह से नियंत्रण रखती है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को चुनकर देते हैं, यानी सरकार को स्थापन करने में जनता का महत्वपूर्ण भाग होता है। किंतु सरकार जनता के प्रति जिम्मेदारी रहकर अर्थात संसद के प्रति जिम्मेदार रहकर अपना शासन कारभार सुचारू रूप से चलाए, इसलिए संसद विभिन्न मार्गों से सरकार पर अर्थात मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। उन मुद्दों पर हम अब चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है चर्चा और विचार विमर्श।
आपने देखा होगा कि संसद का जो अधिवेशन चलता है तो उस अधिवेशन में पक्ष विपक्ष यानी सत्ताधारी दल और विपक्ष दल, इनमें बहस होती हुई आपने टीवी पर देखी होगी, न्यूज़ में पढ़ी होगी। तो ये बहस कानून के बारे में होती है। मतलब जो भी कानून सरकार बनाती है अर्थात संसद बनाती है, तो उस कानून बनाते समय संसद के सदस्य एक दूसरे में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और इस तरह से मंत्रिमंडल को उनकी नीतियों को और कानूनों को कार्यरत करने में, उनमें जो भी कमियां हैं वो दर्शाने में महत्वपूर्ण सहभाग होता है संसद के अन्य सदस्यों का, अप्रत्यक्ष तरीके से जो विपक्षी दल हैं उनका। क्योंकि मंत्रिमंडल द्वारा, सरकार द्वारा या संसद द्वारा बनाया गया जो कानून है वह निर्दोष हो, इसलिए ये चर्चाएं बहुत ही मूल्यवान होती है। इस तरह से चर्चा के माध्यम से सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है। दूसरा है मुद्दा सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रश्नकाल। संसद का जब अधिवेशन शुरू होता है तो उस अधिवेशन के दौरान शुरुआत में ही संसद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों को या सत्ताधारी दल के सदस्यों को कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को संबंधित मंत्रियों द्वारा संतोषजनक उत्तर देना आवश्यक होता है। और इसी तरह से प्रश्नकाल मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि सरकार की आलोचना करके सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून है वो निर्दोष हों, उसकी कमियां दर्शाने के लिए ये चर्चा, प्रश्न प्रतिप्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और मंत्रियों के संतुष्टजनक उत्तर जब तक संसद सदस्यों को नहीं मिलते तब तक यह विवाद होता रहता है। आपने कभी कभी टीवी में देखा होगा कि कुछ संसद के सदस्य अपना निषेध व्यक्त करने के लिए कुछ समय के लिए सभा त्याग कर देते हैं, सभागृह से निकल जाते हैं, बेंचेस बजाकर या फिर घोषणा देते हुए सदन के बीच में खड़े होते हैं और सदन के जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, वह इन सब पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। ये दृश्य आपने संसद के अधिवेशन में देखा होगा। तो नहीं देखा है तो ध्यान से आप संसद का अधिवेशन देखो, तब आपको मंत्रिमंडल का कार्य क्या है, सरकार पर किस तरह से नियंत्रण रखा जाता है, ये सब जानकारी मिलेगी। अगला महत्वपूर्ण माध्यम है सरकार पर नियंत्रण रखने का शून्यकाल। शून्यकाल किसे कहते हैं? जब संसद का अधिवेशन शुरू होता है तो अधिवेशन का सत्र है, उस समय जब घड़ी में 12 बजते हैं दोपहर के, तो ये जो 12 बजे का जो काल है वह शून्यकाल के रूप में माना जाता है। तो इस शून्यकाल में कुछ भी सार्वजनिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो, कुछ विषय हो, तो उस पर चर्चा की जा सकती है। कोई भी सदस्य अपना मत, अपना प्रश्न संसद में प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए ये शून्यकाल भी एक प्रभावी माध्यम है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का। अगला माध्यम है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम, हम यह कह सकते हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव। आपको पता है अविश्वास का प्रस्ताव यानी जब तक सरकार को बहुमत होता है तब तक सरकार सत्ता में होती है। जब सरकार का बहुमत सदस्य वापस लेते हैं तो सरकार अल्पमत में आती है, तब संसद में सरकार के विरोध में
अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और ये जो प्रस्ताव अगर मान्य हुआ अर्थात पारित हुआ तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, मंत्रिमंडल भी सत्ता में नहीं रहता। संसद सदस्य हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा यह कहकर इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत कर सकती है। अगर वह प्रस्ताव बहुमत से पारित होता है, मंजूर होता है, तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को अर्थात सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस तरह से सरकार पर नियंत्रण रखने के ये महत्वपूर्ण उपाय है, हम ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चौकट में क्या तुम जानते हो इसमें दिया है जंबो मंत्रिमंडल के बारे में। आपने जंबो मंत्रिमंडल शब्द सुना होगा या पढ़ा होगा। तो जंबो यानी क्या, बहुत बड़ा मंत्रिमंडल, यानी उस मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। किंतु देखो अपने भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल की जो संख्या है वो निर्धारित की गई है। तो मंत्रिमंडल एक नियंत्रण में रहे इसलिए लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उससे 15% से अधिक सदस्य मंत्रिमंडल में नहीं होते, ऐसा प्रावधान अपने संविधान में किया गया है। यानी वर्तमान लोकसभा में अपने 545 सदस्य हैं तो उसके 15% सदस्य ही केवल मंत्रिमंडल में रह सकते हैं, या फिर उससे कम भी रहे तो भी चलेगा, पर 15% से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा संख्या मंत्रियों की रही तो उसको जंबो मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो इस तरह से अपना ये जो केंद्रीय कार्यकारी मंडल है ये पाठ पूर्ण हुआ है। कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में सब नौकरशाही व्यवस्था कार्यरत रहती है और हम अपने आगे के जो पाठ में है नौकरशाही की संरचना किस तरह से होती है, नौकरशाही किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। छठे पाठ में हम करेंगे। तो तब तक आपको इसका स्वाध्याय देखना है, ढूंढना है। स्वाध्याय को लेकर अगला लेक्चर में लेने वाली हूँ। धन्यवाद।